Hello everybody. Today we are going to get started with principles of inheritance and variation. तो ये जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स. जेनेटिक्स ये जो टर्म है ये डब्ल्यू बेटसन ने दिया था एंड ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बट ऐसे ही एक बार याद रखो. फिर दिस इज़ बेसिकली द कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. तो ये जेनेटिक कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है. ठीक है, वहीं इनहेरिटेंस क्या होता है? दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच जो कैरेक्टर है दैट इज़ पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी. ओके, एंड दिस इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. मतलब जनरली इन दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. तो हेरिडिटी क्या है? ये ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और इनहेरिटेंस इज़ एक्चुअली द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर इज़ पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी. ठीक है, और ये हेरिडिटी का बेसिस बनाता है. फिर वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन इज़ कि इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज़ हैव सम डिफरेंसेस, एंड यही डिफरेंसेस होते हैं वेरिएशन. लाइक आपको पता ही होगा कि हम जो जितने भी ह्यूमंस हैं, हम सब में डीएनए का मेजॉरिटी ऑफ जो पार्ट है वो सेम है. फिर भी छोटे मोटे डीएनए के सीक्वेंसेस थोड़े अलग हैं, जिसकी वजह से हम अलग अलग दिखते हैं. ठीक है, तो वही है वेरिएशन. ओके, फिर हिस्ट्री ऑफ रिसर्चेस इन जेनेटिक्स. जेनेटिक्स में G.J. मेंडल विच इज़ ग्रेगर जोहान मेंडल, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, और वो ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुए थे. फिर इसके बाद हमारे पास डब्ल्यू बेटसन है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. ठीक है, ये याद रखना, मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर है. लेकिन अगर हम ओवरऑल जेनेटिक्स की बात करें, उनके फादर कौन है? G.J. मेंडल है जेनेटिक्स के फादर. लेकिन अगर हम आज के ज़माने की मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करें तो उसके फादर कौन है? डब्ल्यू बेटसन. ग्रेट. फिर उसके बाद मॉर्गन इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. तो याद करो, मॉर्गन इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, डब्ल्यू बेटसन इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, एंड G.J. मेंडल इज़ द फादर ऑफ पूरे के पूरे जेनेटिक्स. इन्होंने जेनेटिक्स को स्टार्ट किया था. फिर डब्ल्यू बेटसन मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉर्गन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. उन्होंने कुछ ड्राइसोफिलिया एक बी होती है उस पर उस पर ये किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स, एंड उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताए थे जो हम आगे देखेंगे. फिर गैरोड इज़ द फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स. ठीक है, गैरोड कौन है? ही इज़ द फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स, और ही वॉज द वन हु डिस्कवर्ड फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. ये देखो बहुत ही अच्छा है, लाइक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. एनसीईआरटी में नहीं लिखा है ये, बट ठीक है पढ़ लो, थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन है. आगे का सब कुछ एनसीईआरटी का ही है. तो गैरोड ही वॉज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई टू डिस्कवर द फर्स्ट ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर. इससे पहले किसी ने भी ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर को ढूंढा नहीं था, इन्होंने ही ढूंढा. वो कौन सा मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर था जो सबसे पहले ढूंढा गया था? दैट वाज अल्काप्टोन्यूरिया, दैट इज़ ब्लैक यूरिन डिसीज़. इसमें क्या होता है कि इफ़ यूरिन इज़ इन कॉन्टैक्ट विद एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, इसको फ्लश नहीं किया, सो इट टर्न्स ब्लैक. और ये कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है. मेटाबॉलिक उसका किसी ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं चल रहा तो उसको होता है. ठीक है, तो ये थी ऊपर की बात, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. सारी चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं है, ये मेंडल की चीज़ें थोड़ी बहुत है. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. देखो, मेंडल ना क्या बोल रहा था कि ऐसी कुछ तो चीज़ है जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में आती है, बट ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो चीज़ है क्या, लेकिन वो कुछ तो है. तो उन्होंने अब उस कुछ तो वाली चीज़ को बोला फैक्टर्स. क्या बोला? फैक्टर्स. ठीक है, सो यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स एक यूनिट है, एंड दीज फैक्टर्स वर रेफर्ड एज जीन्स बाय जोहानसन इन 1909. ठीक है,
फिर ही यूज्ड एलिमेंट या फिर फैक्टर, क्योंकि वो श्योर नहीं थे कि वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी यूनिट ऑफ हेरिडिटी है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती है। उन्हें नहीं पता कि वो यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है। हमें पता है कि वो जीन्स है, बट उन्हें नहीं पता था, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला था कि वो जो यूनिट है हम उसे बोल देते हैं एलिमेंट या फिर फैक्टर। ओके, फिर उसके बाद मॉर्गन फर्स्ट यूज्ड सिंबल टू रिप्रेजेंट द फैक्टर। मतलब ये जो कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हम फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये मेंडल ने नहीं बताया था, ये मॉर्गन ने बताया था, ठीक है। मॉर्गन कौन? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। उन्होंने ये मेंडल की चीज़ों को समझाने के लिए ऐसे बोला था कि हम मान लेते कि ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है। मतलब उन्होंने कैरेक्टर्स को सिंबल देके क्रॉस करवा के अच्छे से समझाया। किसने? मॉर्गन ने, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, नहीं तो हम समझ नहीं पाते, हम इतना स्मार्ट है ही नहीं। ओके, सो मॉर्गन फर्स्ट यूज्ड symbols to represent the factors. Dominant factors are represented by capital letters while recessive are represented by small letters. ठीक है, ये तो हमें पता है। फिर अलील, अलील क्या होता है? Alternative forms of gene which are coded on same position or the same location of homologous chromosomes are called allele. मतलब क्या कि देखो, एक जीन हो सकता है, जीन क्या होगा? बेसिकली किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होगा जीन, ठीक है। अब समझो, यहाँ पे लिखती हूँ, समझो मेरे पास एक जीन है जो मेरी हाइट को कंट्रोल कर रहा है, या किसी की भी हाइट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो वो जीन हाइट की जीन है, ये इस क्रोमोसोम पे, समझो यहाँ पे बनाती हूँ, इस क्रोमोसोम पे इस लोकेशन पर एक जीन है जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ पे इसका सिस्टर क्रोमैटिड है, मतलब ऐसा। हाँ, यहाँ पर भी सेम लोकेशन पर जो जीन होगा वो हाइट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि ये वाला जीन जो है, ये जिस हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो टॉल हाइट हो और ये भी टॉल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, जीन्स, एक मिनट, जीन्स होते तो सेम लोकस पर है। अगर मैं हाइट की जीन की बात करी तो वो तो यहीं होगा, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स है, अभी देखो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड में हाइट का जो जीन है वो सेम लोकस पर होगा, जीन सेम लोकस पर होगा, लेकिन अलील जो है मतलब वो भी सेम लोकस पर होगा, लेकिन वो सेम नहीं होगा। लाइक अगर एक का कैपिटल टी है तो दूसरे का कैपिटल टी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि ये भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये टॉल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये स्मॉल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ओवरऑल तो डोमिनेंस की वजह से जो प्रोजेनी है वो टॉल ही होता है। तो इन्हें हम बोलते हैं अलील्स, ठीक है। और ये जो जीन है जो कोई कैरेक्टर कंट्रोल करता है उसे हम बोलते हैं जीन। मतलब ये जो रीजन है डीएनए का या फिर क्रोमोसोम का जो किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि हाइट, हम उसे बोलते हैं जीन। और जीन के अलग अलग बोल सकते हैं टाइप्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अलील, ठीक है। फॉर्म होते हैं जीन के, ऑल्टरनेटिव फॉर्म। जीन किसकी है? हाइट की जीन है। हाइट की जीन भी कौन सी वाली है? टॉल हाइट की है या ड्वार्फ हाइट की है, वो होगा अलील। क्लियर? Alternative forms of a gene which are located on same position or same locus on homologous chromosomes are called alleles and the term allele was coined by Bateson. तो अभी देखो, ये जो अलील है ना, ये हमें बेटसन जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ अलील होता है, ठीक है, जो बेसिकली जीन के ही कुछ ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। ओके, क्लियर? Let's take an example of a gene that contains the information for producing an enzyme. Now, there are two copies of this gene and the two allelic forms उसके होंगे. So, let us assume कि normal allele produces a normal enzyme. ठीक है? यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता देती हूँ कि for example we have this, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पर यहाँ पर एक अलील है। ये मैंने सिस्टर क्रोमैटिड दोनों वाला नहीं लिया है, बस एक ही सिस्टर क्रोमैटिड लिया है यहाँ पर, तो ये वो है और उसमें कहीं पर ये अलील है। दिस अलील इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम एंजाइम, ठीक है। तो
तो ये वो अलील है। ओके, तो हम ऐसा मान लेते हैं, एग्जांपल लेने के लिए ताकि हमें अच्छे से समझे, हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो अलील है ना, ये जिस एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एंजाइम हाइट के ग्रोथ का है। ठीक है, वो एंजाइम हमारा हाइट का ग्रोथ करवाता है। ओके, तो ये यहाँ पे एक जीन है जो कि एक एंजाइम बनाएगा, और वो एंजाइम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाइट बढ़ाने के लिए, टॉल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो अलील है ये अनमॉडिफाइड है। ठीक है, अब ये जो अनमॉडिफाइड अलील है ये जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो ये बनाएगा एक टॉल करने वाला एंजाइम। ठीक है, अब समझो किसी वजह से इसमें म्यूटेशन हो गया, पहले ये अच्छे से काम कर रहा था बट अब कुछ वजह से म्यूटेशन हो गया। अब क्या होगा कि ऐसा हो सकता है कि म्यूटेशन के बाद जो एंजाइम बन रहा है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट, एंजाइम ऐसे ही काम करता है ना, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाता है, तो उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है यानी कि जो एंजाइम बन रहा है इसके वजह से, मॉडिफाइड वाले के वजह से, वो जो प्रोडक्ट है वो नॉर्मल भी हो सकता है या लेस एफिशिएंट भी हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो अनमॉडिफाइड अलील है उसमें म्यूटेशन हुआ तो हमेशा ही जो प्रोडक्ट बनेगा वो ख़राब होगा, ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल भी बन सकता है या फिर हो सकता है कि जो बना लेस एफिशिएंट है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऑर्गेनिज्म अब हाइट में छोटा हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों होगा? बन तो रहा है ना। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि क्योंकि हमारे हाइट बनाने वाले जीन में म्यूटेशन हो गया तो हो सकता है कि वो कोई प्रोडक्ट बनाए ही ना, या फिर हो सकता है वो प्रोडक्ट बनाए बट वो प्रोडक्ट किसी काम का ना हो, वो बिल्कुल हाइट के लिए कंट्रीब्यूट करे ही ना, नॉन फंक्शनल। ये हो सकता है। मतलब 3 केसेस हो सकते हैं कि समझो अगर मेरा नॉर्मल जीन का म्यूटेशन हो गया तो अब ये जो म्यूटेटेड जीन है ये एक नॉर्मल जीन भी बना सकता है, ये नॉन फंक्शनल बना सकता है, मतलब बनाएगा लेकिन जो बनाएगा वो फंक्शनल नहीं है, ऐसा एंजाइम भी बना सकता है, और ये कुछ भी नहीं बना सकता। 3 केसेस हैं। क्लियर? हाँ, फिर उसके बाद इन द फर्स्ट केस मॉडिफाइड अलील इज़ इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड अलील, क्योंकि ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। जो मॉडिफाइड अलील था वो भी नॉर्मल एंजाइम बना पा रहा था, ये भी बना पा रहा है। हो सकता है कि ये नॉर्मल की जगह थोड़ा सा कम एफिशिएंट बनाए बट उससे कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो पहला केस ये है। सेकंड केस में है कि जो एंजाइम बना है, मतलब एंजाइम तो बना है लेकिन वो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ मिलके प्रॉपर जो है बाहर का आउटकम नहीं दे रहा है, हाइट नहीं बढ़ रही है, तो ऐसा हो सकता है। या फिर थर्ड केस में क्या हो सकता है कि कुछ बने ही ना, नो प्रोडक्ट। ठीक है, ये केसेस हो सकते हैं। ओके, फिर पेज नंबर सही है, 4th केस। फिर उसके बाद अभी हम अलील्स की बात कर रहे हैं, तो होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब समझो हमारे क्रोमोसोम पर जो ये जो 2 जीन्स है ना, ये जो 2 अलील्स है, ये दोनों अलील, पहली बात तो ये जो जीन है ये पूरा, इसे बोलते हैं एक जीन। समझो ये जो जीन है ये दोनों सेम टाइप के हैं, दोनों ही कैपिटल टी है या फिर दोनों ही स्मॉल टी है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये होमोजाइगस है। अ ज़ाइगोट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 gametes having identical factors as homozygote and organism developed from this zygote is called homozygous। मतलब उसमें ये सेम है। फिर हेट्रोजाइगस यानी कि एक पेरेंट से कैपिटल टी आया, दूसरे पेरेंट से स्मॉल टी आया, इट्स लाइक दैट, ऐसे अलग अलग। ठीक है, तो ऐसे वाले टाइप के अलील को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस अलील। और ये जो चीज़ है ना, ये भी हमें बेटसन ने ही बताया था, लाइक ही वाज अच्छे, उन्होंने कुछ बताया। तो कौन है बेटसन? देखो, बेटसन इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, हमें ये क्या बोलते हैं, सिंबल किसने दिया अलील्स को? अलील्स को कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये सारे सिंबल देने का काम स्टार्ट किया था मॉर्गन ने। ठीक है, लेकिन जो होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस अलील होता है, इसके बारे में हमें किसने बताया? गैरॉड ने बताया, सॉरी बेटसन ने बताया।
ठीक है, ग्रेट। बेटसन ने बताया, ठीक है। फिर उसके बाद हेमीजाइगस, इफ एनी डिप्लॉयड इंडिविजुअल कंटेन्स ओनली वन जीन ऑफ अ पेयर देन द इंडिविजुअल इज कॉल्ड हेमीजाइगस। मतलब जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म में एक ही पेयर है, होता हाइट का देखो, होता तो दो है, ये होगा या फिर ये होगा, मतलब अकेला टी नहीं होगा, ऐसा होता है ना, हमने कभी भी देखा है तो हम दोनों को साथ में देखते हैं, एक नहीं देखते। लेकिन अगर किसी में सिर्फ एक है, तो अगर किसी में सिर्फ टी है तो ऐसे इंडिविजुअल को हम बोलेंगे हेमीजाइगस। जनरली हाइट के लिए ऐसा नहीं होता है कि हाइट के लिए सिर्फ एक ही टी है, ऐसा नहीं होता। ये जनरली होता है मेल इंडिविजुअल्स में फॉर सेक्स लिंक्ड जीन्स। जैसे कि जो मेल्स में एक्स एंड वाई होता है, तो एक्स तो एक ही है, लाइक कैपिटल टी और स्मॉल टी में दोनों ही टी है ना, दिस इज़ अलग। यहाँ पे देखो वाई लिंक्ड तो एक ही है, एक्स लिंक्ड एक ही है, मतलब एक्स तो एक ही है, वाई भी एक ही है, सो हेमीजाइगस है। वुमेन हेमीजाइगस नहीं होती, वुमेन में दोनों एक्स है, ऐसा होता है, बट मेन में ऐसा होता है। तो इसलिए जो मेंस होते हैं उन्हें बोलते हैं कि वो सेक्स लिंक्ड जीन्स के लिए हमेशा कैसे है, हेमीजाइगस है, क्लियर। फिर उसके बाद फिनोटाइप, इट इज़ द एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है। मतलब कि कैरेक्टर, मैं स्किन कलर लेना चाहूँगी, तो समझो स्किन कलर एक कैरेक्टर है, तो वो कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेस हो रहा है उसे हम बोलेंगे फिनोटाइप, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का अपीयरेंस, आउटर मोस्ट अपीयरेंस कैसा है,